जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो मतलब जिसकी उम्र 4 साल हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीख पाया है। हाँ, जो कि एक पेरेंट के लिए काफी डराने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। और आस पड़ोस के लोग दबी आवाज में फुसफुसाते हैं कि शायद इस बच्चे का दिमागी विकास धीमा है। स्कूल के शिक्षक उसे देखकर सिर हिलाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ खास नहीं कर पाएगा। एक तरह से समाज ने उसे पहले ही खारिज कर दिया था। सही कहा। समाज ने उसे स्लो या सुस्त मानकर एक किनारे कर दिया है। लेकिन आज उसी बच्चे का आखिरी नाम अगर हम किसी डिक्शनरी में खोजें तो वो जीनियस या महामेधावी का पर्याय बन चुका है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत और दस्तावेज मौजूद हैं, वो इसी महान वैज्ञानिक के जीवन की कुछ बेहद दिलचस्प और कम ज्ञात परतों को उधेड़ते हैं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग की कहानी है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआती धीमेपन को अक्सर समाज एक कमी या कमजोरी मान लेता है। हाँ, वो तो है। अगर कोई बच्चा तय समय सीमा के भीतर बोलना या पढ़ना नहीं सीखता तो तुरंत उसे एक खांचे में फिट कर दिया जाता है कि ये तो स्लो है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दिमाग इस पूरी दुनिया की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझाने वाला हो, वो दुनिया को एक आम इंसान की तरह कैसे प्रोसेस कर सकता है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? वो बच्चा शायद शब्दों में उलझने के बजाय अपने आसपास की दुनिया को एक बहुत ही गहरे, खामोश और विश्लेषणात्मक नजरिए से देख रहा था। और इसी खामोश नजरिए का सबसे पहला और शायद सबसे प्रभावशाली उदाहरण हमें उनके बचपन की एक घटना में मिलता है। हमारे नोट्स के अनुसार बात 1880 के दशक की है। नन्हे अल्बर्ट बीमार थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। हाँ, वो उल में पैदा हुए थे ना, 1879 में। जी, 14 मार्च 1879 को उल में। हाँ। तो जब वो बीमार थे तब उनके पिता ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें एक छोटा सा कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र दिया। एक बहुत ही साधारण सी चीज। बिल्कुल साधारण। अब एक आम बच्चे के लिए ये खिलौना मात्र हो सकता था, लेकिन आइंस्टीन के लिए ये एक ऐसा दरवाजा था जिसके पीछे पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा था। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस एक कंपास ने उस शांत बच्चे के दिमाग में एक ऐसा वैचारिक तूफान खड़ा कर दिया जो जिंदगी भर शांत नहीं हुआ। वो कैसे? मतलब एक छोटे से कंपास ने? एक छोटे बच्चे के नजरिए से सोचिए, आप एक सुई को देखते हैं जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, आजाद है। कोई उसे धक्का नहीं दे रहा, कोई उसे खींच नहीं रहा। फिर भी चाहे आप कंपास को किसी भी दिशा में घुमा लें, वो सुई आखिरकार उत्तर दिशा की ओर ही जाके रुकती है। ये तो जादू जैसा लगता होगा उस उम्र में। बिल्कुल। ये उस समय की न्यूटोनियन भौतिकी की बुनियादी समझ के बिल्कुल विपरीत महसूस होता है, जहां चीजें तभी हिलती हैं जब उन पे भौतिक रूप से कोई बल लगाया जाए। इसे अगर मैं आज के संदर्भ में हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सरल करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंसान ने पहली बार चुंबक देखा हो, या फिर पहली बार अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा हो और उसे एहसास हो कि हवा में कुछ अदृश्य वाईफाई तरंगें मौजूद हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। है ना? हमें वे तरंगें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वे काम कर रही हैं। वे पूरी की पूरी फिल्में एक स्क्रीन पर ला रही हैं। उस 4 या 5 साल के बच्चे के लिए वो बिना छुए घूमने वाली कंपास की सुई इस बात का पक्का सबूत थी कि ये खाली जगह जिसे हम शून्य समझते हैं वो दरअसल खाली नहीं है। उसमें कुछ मौजूद है। हाँ, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई अदृश्य कोड है। कुछ ऐसे छिपे हुए नियम हैं जो हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। और यहीं से उनके भीतर ये जानने की एक असीमित लालसा पैदा हुई कि ये कोड आखिर है क्या। वो कंपास केवल उत्तर दिशा नहीं दिखा रहा था, वो उस बच्चे को उसकी जिंदगी की दिशा दिखा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत गहरा दर्शन है कि ब्रह्मांड केवल वो नहीं है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। लेकिन देखिए, जब यही बच्चा जिसके दिमाग में ब्रह्मांड के अदृश्य नियम और रहस्य घूम रहे हों, उसे एक पारंपरिक क्लासरूम में बैठा दिया जाए तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा टकराव। एकदम। हमारे स्रोतों से ये बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि आइंस्टाइन और उस समय की जर्मन शिक्षा प्रणाली के बीच एक भयानक टकराव था। उन्हें रटकर पढ़ने वाली व्यवस्था से सख्त नफरत थी। हाँ, जो कि रोट लर्निंग कहलाती है। वो दौर ही कुछ ऐसा था। 19वीं सदी के अंत में जर्मन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सैन्य अनुशासन और आज्ञा पालन पर आधारित थी। मतलब टीचर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल। शिक्षकों का काम था निर्देश देना और छात्रों का काम था बिना कोई सवाल पूछे उन्हें रट लेना। लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग तो
तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बना था ना। वो एक स्टोरेज ड्राइव नहीं थे। सही कहा। वे क्या हुआ ये नहीं जानना चाहते थे, वे जानना चाहते थे कि कोई चीज क्यों और कैसे काम करती है। रटने की ये प्रक्रिया उनकी कल्पनाशीलता के लिए एक घुटन भरे पिंजरे की तरह थी। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे यहाँ एक बात खटकती है। हाँ बताइए। अगर उन्हें इस रटने वाली प्रणाली से इतनी ही नफरत थी तो फिर मतलब हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने ETH ज्यूरिख जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी की, बाकायदा ग्रेजुएशन किया। जी उन्होंने किया था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि ग्रेजुएशन के बाद डिग्री हाथ में होने के बावजूद उन्हें कहीं भी एक ढंग की अकादमिक जॉब नहीं मिली। कई बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार उन्हें स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया का सबसे तेज दिमाग एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी कर रहा था? ये अजीब लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत तार्किक कारण है। ETH ज्यूरिख में भी उनका स्वभाव बदला नहीं था। वे उन कक्षाओं में जाना ही पसंद नहीं करते थे जो उन्हें उबाऊ लगती थी। मतलब बंक करते थे क्लासेस? हाँ, एक तरह से। वे अपने दम पर प्रयोग करते थे और अक्सर अपने प्रोफेसरों के काम करने के तरीकों पर सीधे सवाल उठा देते थे। ओहो, जो कि ईगो पे चोट करता होगा। बिल्कुल। उस समय के स्थापित प्रोफेसरों को उनका ये आज़ाद और विद्रोही रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि जब वे ग्रेजुएट हुए तो किसी भी प्रोफेसर ने उन्हें सिफारिशी चिट्ठी यानी रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया। और उस जमाने में बिना उसके तो काम चलता नहीं था। एकदम नामुमकिन था अकादमिक दुनिया में एंट्री लेना। तो मतलब उनकी आजाद सोच ही उनके करियर के लिए एक रुकावट बन गई थी। ऊपरी तौर पे ऐसा ही लगा था, लेकिन विज्ञान के इतिहास में शायद इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती थी कि आइंस्टाइन को वो प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिली। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पेटेंट ऑफिस की वो साधारण सी नौकरी दरअसल भेष बदलकर आया एक वरदान थी। अकादमिक दुनिया की जो राजनीति होती है, लगातार पेपर पब्लिश करने का दबाव होता है। हाँ, पब्लिश और पेरिश वाला कल्चर। बिल्कुल। और प्रोफेसरों की चापलूसी करने की जो मजबूरी होती है, इन सब से दूर उस पेटेंट ऑफिस में उन्हें जो सबसे कीमती चीज मिली वो थी मानसिक आजादी और खाली समय। एक सेकंड, खाली समय कैसे? पेटेंट ऑफिस में तो उन्हें काम करना पड़ता होगा ना? उनका काम था नई मशीनों और डिजाइनों के पेटेंट आवेदनों की तकनीकी जांच करना। अब उनका दिमाग इतना तेज था कि वे अपना पूरे दिन का काम महज कुछ ही घंटों में खत्म कर लेते थे। अरे वाह। हाँ, और उसके बाद वो अपनी डेस्क की दराज खोलते जिसमें वे अपने खुद के वैज्ञानिक नोट्स रखते थे, जिन्हें वो शायद मजाक में अपना डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल वही। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, पेटेंट ऑफिस का काम उनके लिए एक प्रेरणा कैसे बना? वो कैसे? उस समय यूरोप में रेल नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा था। एक बड़ी तकनीकी चुनौती ये आ रही थी कि अलग अलग शहरों की घड़ियों का समय एक साथ कैसे मिलाया जाए ताकि ट्रेनों की टक्कर ना हो। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है रेलवेज में। तो आइंस्टीन के पास घड़ियों के सिंक्रोनाइजेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से जुड़े कई पेटेंट आवेदन आते थे। जब आप दिन भर घड़ियों, समय और सिग्नल्स की गति के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। ओ, तो मतलब वो पेटेंट ऑफिस की डेस्क उनके लिए एक मेंटल लैबोरेटरी बन गई थी। बिल्कुल। वही बैठे बैठे वो ख्यालों में सोच रहे थे कि समय आखिर है क्या? अगर कोई ट्रेन प्रकाश की गति के करीब चल रही है तो समय का क्या होगा? तो ये जो खाली समय और आज़ादी थी, उसी ने आखिरकार उन्हें 1905 के उस टर्निंग पॉइंट तक पहुंचाया। जी हाँ, 1905, जिसे विज्ञान के इतिहास में एनिस मिराबिलिस यानी चमत्कारों का वर्ष कहा जाता है। उस एक साल में उस 26 साल के पेटेंट क्लर्क ने 4 ऐसे पेपर पब्लिश किए जिन्होंने पूरी की पूरी भौतिकी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। और उन्हीं में से एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां से विज्ञान का सबसे मशहूर फॉर्मूला निकल कर आया, E=mc²। इतिहास का सबसे जाना माना समीकरण। बिल्कुल। अब हमारे जो श्रोता विज्ञान के छात्र नहीं रहे हैं, उनके लिए इस जटिल फॉर्मूले को थोड़ा आसान बनाते हैं। पहले माना जाता था कि मास यानी द्रव्यमान अलग है, जिसे हम छू सकते हैं, और एनर्जी यानी ऊर्जा अलग है, जैसे रोशनी। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आइंस्टाइन ने इक्वल टू का निशान लगाकर कहा कि ये दोनों अलग नहीं है। एनर्जी और मास एक दूसरे में बदल सकते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें
तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पदार्थ या द्रव्यमान दरअसल सघन रूप से जमी हुई ऊर्जा ही है और ऊर्जा आजाद हुआ पदार्थ है। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझें तो मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा पेपर क्लिप है। हाँ, उस पेपर क्लिप में थोड़ा सा वजन है। E=mc² हमें बताता है कि अगर हम उस एक छोटे से पेपर क्लिप के पूरे द्रव्यमान को 100% ऊर्जा में बदल सकें तो उससे इतनी असीमित ऊर्जा निकलेगी जो किसी एक बड़े शहर को कई महीनों तक लगातार बिजली दे सकती है। ये सोचना ही दिमाग को सुन्न कर देता है। बिल्कुल, हमारे आसपास मौजूद हर छोटी सी चीज के भीतर कितनी भयानक ऊर्जा दबी हुई है। इसी एक समीकरण ने पूरी विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। समय और स्पेस अब कोई कठोर ढांचा नहीं रहे थे। तो अब जब किसी इंसान ने 26 साल की उम्र में इस पूरे ब्रह्मांड का कोड ही डिकोड कर दिया हो तो ये बहुत लाजमी है कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार उसी के कदमों में होंगे। जाहिर सी बात है। हर किसी को यही लगता है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार इसी थियरी के लिए मिला होगा। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बयान करते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास अक्सर ऐसे ही आश्चर्यों से भरा होता है। दस्तावेज बताते हैं कि 1921 में जब उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो रिलेटिविटी के लिए था ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये पुरस्कार उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। अब मुझे हमेशा लगता था कि आइंस्टाइन मतलब स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, तो फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और इसके लिए नोबेल क्यों मिला? ये समझना बहुत जरूरी है। उस समय तक माना जाता था कि प्रकाश यानी लाइट केवल एक निरंतर बहने वाली लहर या वेव है। हाँ, लाइट वेव। लेकिन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए ये साबित किया कि प्रकाश केवल लहर नहीं है बल्कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम आज फोटॉन कहते हैं। अच्छा, मतलब जब प्रकाश की किरण किसी धातु पर पड़ती है तो वो लहर की तरह नहीं बल्कि बिलियर्ड्स की गेंदों की तरह टकराती है और इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर देती है। ओ, तो इसी सिद्धांत की वजह से आज हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो काम करते हैं। धूप गिरने से बिजली पैदा होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और सबसे बड़ी बात, आइंस्टाइन की इस खोज ने क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी नींव रख दी थी। लेकिन एक सवाल है, नोबेल कमेटी ने रिलेटिविटी की बजाय इसे क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति और कह सकते हैं झिझक थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस समय इतनी क्रांतिकारी थी कि कमेटी के कई पुराने और रूढ़िवादी वैज्ञानिकों को ये समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, उन्हें डर था। हाँ, उन्हें डर था कि अगर भविष्य में रिलेटिविटी गलत साबित हो गई तो नोबेल पुरस्कार की साख दांव पर लग जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि किसी ने एक पूरी नई आकाशगंगा खोज ली हो, लेकिन आप उसे पुरस्कार सिर्फ इसलिए दे गए हैं क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी दूरबीन का आविष्कार किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई छोटी खोज नहीं थी, लेकिन जिस काम ने आइंस्टाइन को इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाया, उसी काम को मान्यता देने से वो लोग घबरा रहे थे। कई बार संस्थाएं किसी जीनियस की सोच की रफ्तार से बहुत पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये तो है। उन्हें बस सुरक्षित दाव खेलना ज्यादा पसंद होता है। खैर, अब यहाँ से हम इस जीवन यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो बहुत बहुत गहरा और थोड़ा अंधकारमय है। विज्ञान के शिखर पर बैठे इस व्यक्ति ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता का मानवता के लिए क्या परिणाम सामने आएगा। आप दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बात कर रहे हैं? जी, वर्ल्ड वॉर के उस दौर की जिसने आइंस्टाइन को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। देखिए, जब आप E=mc² जैसा समीकरण दुनिया को देते हैं जहां एक छोटे से द्रव्यमान में अथाह ऊर्जा छिपी होने की बात साबित होती है, तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस शक्ति का दरवाजा खोल देते हैं जो सब कुछ भस्म भी कर सकती है। हमारे स्रोत उस मशहूर पत्र का जिक्र करते हैं जो आइंस्टीन ने 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोजवेल्ट को लिखा था। जी, वो बहुत ही ऐतिहासिक पत्र है। उस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी थी कि जर्मन वैज्ञानिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक बेहद शक्तिशाली बम बना सकते हैं, और उसी एक पत्र ने अमेरिका को इतना डरा दिया कि उन्होंने अपना खुफिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसका आखिरी परिणाम था दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहता हूँ। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? आइंस्टीन ने तो सिर्फ प्रकृति का एक नियम खोजा था। कोई इंसान उस नियम का इस्तेमाल बम बनाने में करे तो इसमें उस वैज्ञानिक को दोष कैसे दिया जा सकता है? दोष देना शायद सही शब्द ना हो, लेकिन एक अपराध बोध या गिल्ट होना बहुत स्वाभाविक है। आइंस्टीन जीवन भर एक कट्टर शांतिवादी इंसान थे,
वे किसी भी तरह की हिंसा के सख्त खिलाफ थे। हाँ, वो तो शुरू से ही शांति के पक्ष में थे। लेकिन 1939 में हालात बहुत अलग थे। नाजी जर्मनी में जो कुछ हो रहा था उसने उन्हें डरा दिया था। उन्हें डर था कि अगर हिटलर के हाथ ये परमाणु बम लग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब उन्होंने वो पत्र एक बचाव के तौर पे लिखा था। बिल्कुल, इसी डर के साये में कि अमेरिका को पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि जर्मनी ने तो कभी वो बम बनाया ही नहीं, और जिस बम को बनाने की शुरुआत उनके एक पत्र से हुई, उसी बम ने आखिरकार लाखों बेगुनाह लोगों की जान ले ली। बहुत ही दुखद था वो। सोचिए, एक इंसान के लिए ये कितना भयानक बोझ रहा होगा। बचपन में जिस अदृश्य शक्ति, उस छोटे से कंपास की सुई को देखकर वो रोमांचित हुआ था, बुढ़ापे में उसी विज्ञान की शक्ति को उसने मानवता को राख में मिलाते हुए देखा। स्रोतों में ये दर्ज है कि इस घटना के बाद आइंस्टाइन गहरे पछतावे में डूब गए थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर उन्हें ये बात पहले से मालूम होती कि जर्मन वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या करते? तो वे उस पत्र पर कभी हस्ताक्षर नहीं करते। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर कोई काम नहीं किया था, लेकिन वे जानते थे कि सैद्धांतिक रूप से वो दरवाजा उन्हीं ने खोला था। और शायद यही वजह थी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वे पूरी तरह से विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के पैरोकार बन गए। जी, ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सबक देता है। ज्ञान, विज्ञान, तकनीक ये अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, वे सिर्फ साधन हैं। सही बात है। उन साधनों का उपयोग किस दिशा में हो रहा है, उसे चलाने वाले समाज की नीयत कैसी है, यही मानवता का भविष्य तय करता है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। अगर हम इन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों और इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें तो हमारे श्रोताओं के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि आइंस्टीन का जीवन सिर्फ ऊंचे IQ या जन्मजात बुद्धिमत्ता की कहानी नहीं है। ये कहानी है असीमित जिज्ञासा की, यानी क्यूरियोसिटी की। बिल्कुल, उन्होंने खुद भी माना था कि उनके अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, बल्कि वो बस बहुत अधिक जिज्ञासु है। हाँ, अगर कोई लगातार सवाल पूछता रहे, चीजों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को खोजने से ना डरे, तो वो इंसान एक दिन दुनिया बदल सकता है। और ये बात आज के इस तेज तर्रार दौर में हर किसी के लिए बहुत मायने रखती है। एकदम सच। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अक्सर हम इस दबाव में आकर सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। अगर हमें तुरंत कोई चीज समझ नहीं आती तो हम मान लेते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, जो कि बिल्कुल गलत है ना? लेकिन ये जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप दुनिया को दूसरों से अलग ढंग से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्लो हैं। हो सकता है कि आप उसे एक अलग गहराई से समझ रहे हो। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। जब हम इस पूरी कहानी पर विचार करते हैं, जहां एक बच्चे की जिज्ञासा ने पुराने नियमों को ही तोड़ दिया, तो एक बड़ा सवाल आज की शिक्षा प्रणाली पर भी उठता है। अच्छा, वो कैसे? हमारी आज की जो व्यवस्था है, जहां हर चीज का जवाब पहले से तय है, जहां रटने को ही सीखना मान लिया जाता है, उसे देखकर मन में ये विचार आता है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन आज के दौर में पैदा हुए होते तो क्या हमारी ये व्यवस्था उनकी इस अनोखी जिज्ञासा को जिंदा रहने देती? उफ, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर उन्हें महज स्लो समझकर कहीं पीछे छोड़ दिया जाता? ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हम आज अनजाने में ही कई आइंस्टीनों को, उनकी सवाल पूछने की आजादी को, उस पुराने कंपास की सुई की तरह आजाद घूमने से रोक रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इसी गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ हम श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हुए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके आसपास मौजूद किसी इंसान को या खुद को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए।